अच्छा सर, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट किया, अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एक सवाल कर लेते हैं ताकि हमारे लॉजिक्स वगैरह एवरीथिंग क्लियर हो जाए। अच्छा, इस सवाल में अगर मैं रिक्वायरमेंट को रीड करूं तो वो कहता ये है कि आप कैलकुलेट करके दें बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। अब मैं एक एक करके सवाल को रीड करता हूँ, आप पहले सॉल्व कीजिएगा फिर इस वीडियो को देखिएगा। सही है जी। अच्छा जी, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 मिलियन का। 10% इररिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं 2 मिलियन के। 12% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं 1.5 मिलियन के। और 15% रिडीमेबल, यानी सर प्रेफरेंस शेयर्स की तीनों किस्में इसमें डाल दी हैं मैंने। सही है जी। आगे तो वो कहता ही है कि कंपनी हैड 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स एज एट जुलाई 1 2017। सर जुलाई 1 2017 का मतलब ये है कि ये ओपनिंग है, क्योंकि हमें 30 जून 2018 तक आना है। अगेन हमें सबसे पहले बेसिक ईपीएस निकालनी है तो हमें वो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए। आगे फिर बोल रहा है 20% राइट शेयर इशू हुए हैं, सही है, और ₹10 ही जो कि बेसिक वैल्यू है, एट अ प्रीमियम ऑफ 2.5 पर शेयर। यानी सर हमने 12.5 पर शेयर का ये राइट इशू किया होगा जो एक्सरसाइज प्राइस कहलाएगी, और अक्टूबर 1 2017 पे किया ये। अच्छा भाई, मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ इशू वाज ₹20 पर शेयर। यानी सर दैट मीन्स कि इसके अंदर एक डिस्काउंट का एलिमेंट है, मतलब कुछ शेयर्स आपने फ्री में दिए होंगे, कुछ शेयर्स आपने फ्री में दिए होंगे। आगे फिर हमने कहा इसके बाद राइट के इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू हुआ है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपके राइट के ऊपर, पूरे राइट के ऊपर बोनस भी मिलेगा कितने परसेंट का? 20% का। फिर नीचे चौथे पॉइंट में लिखा है मैंने 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेबल इनटू 20 ऑर्डिनरी शेयर्स। यानी अगर मैं आपको ये बात समझा पाऊं, ये जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये कन्वर्टेबल नेचर के हैं, यानी दीज आर ऑल्सो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। तो इसका अभी सोचूंगा या जब मैं ऑल टुगेदर बेसिक ईपीएस निकाल लूंगा उसके बाद। सर उसके बाद आप अकॉर्डिंगली देखिएगा। फिर खैर हमने कहा इसके बाद 12% जो नॉन क्यूमुलेटिव है, सही जी, वो कन्वर्टेबल है इनटू 14 ऑर्डिनरी शेयर्स एट द ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यानी भाई ये भी उनके पास ऑप्शन है, पर नॉन क्यूमुलेटिव भी कन्वर्टेबल है। दीज आर ऑल्सो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। इसके बाद हमने कहा 15% जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कि कन्वर्टेबल है इनटू 16 ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर। दीज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वर इशूड ऑन अक्टूबर 1 2017। यानी वो इसी साल इशू किए गए हैं, तो आपने फिर मोहतात होकर इसकी वर्किंग करनी है, और ये भी कन्वर्टेबल है। सर दीज आर ऑल्सो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स की डेफिनेशन में उतर जाते हैं ये। इसके बाद फिर हमने कहा कि भाई 10% शेयर्स, 10% बोनस शेयर्स वर इशूड ऑन अगस्त 1 2018। अकाउंट्स की ऑथराइजेशन डेट है सितंबर 8 2018। सही है जी। नो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हैज बीन मेड ड्यूरिंग ऑफ डिविडेंड फॉर एनी क्लास ऑफ शेयर होल्डर। अच्छा, बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन हमें यहां पर एक चीज सीखनी है जो मैं अभी आपको सिखाने लगा हूं। यहां पर मैं जरा पहले यहां से ये फॉर्मेट्स पिक कर लूं ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। अच्छा भाई, अब जरा बहुत फोकस होकर समझिएगा। मैंने कहा कि सर मेरा ईयर एंड इसके अंदर 30 जून 2018 है। सही है जी, 30 जून 2018 है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि सीए फाइनल लेवल पे आ चुका है, और जब पहले FAR2 में EPS था तब भी आ चुका है, तो मैं समझता हूँ कि ये आपको पता होना चाहिए। सही जगह उसने टेस्ट कर लिया तो फंस जाओगे आप। तो हमने कहा इसको कॉन्सेप्चुअली देख लेते हैं, इसको कॉन्सेप्चुअली देख लेते हैं। सही है जी। हमने कहा कि सर अगर मैं उसको उठाकर यहाँ ले आऊँ तो ये हो गया। अच्छा खैर, अब मैंने ये कहा कि सर ये है मेरी अकाउंट्स ऑथराइजेशन डेट। सही है जी। और यहां पे सवाल में दी हुई आपको अकाउंट्स ऑथराइजेशन डेट कौन सी भाई? सितंबर 8 2000, ये मैंने कहा सितंबर 8 2018। यानी सर जाहिर सी बात है अकाउंट्स ऑथराइज होंगे ईयर एंड के बाद। अच्छा खैर, ये है हमारी अकाउंट्स की ऑथराइजेशन डेट, जब मेरे अकाउंट्स ऑथराइज होके पब्लिक में जाएंगे, जब मेरे अकाउंट्स ऑथराइज होके पब्लिक में जाएंगे। सही है जी, वो ये आ गया। अच्छा, अब हुआ ये बच्चों के मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, इसके लिए हम अलग से यूज कर लेते हैं। मैंने कहा सर हुआ ये कि मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मैंने बोनस डिक्लेयर किया है। बोनस ऑफ
कितना है जी सर? अगस्त 1 2018 को, और कितने परसेंट है? 10% है। 10% ऑन अगस्त 1 2018 मीन्स आफ्टर ईयर एंड। यानी सर ये बात आप बखूबी याद रखिएगा कि ये जो हरकत हुई है वो आफ्टर ईयर एंड हुई है। तो मैं इस पूरे डब्बे को पहले तो इसको लाल करूं, सही जी, मैंने कहा पहले तो इसको रेड कर लेते हैं, ये आ गया रेड। और मैंने कहा कि सर इस पूरे बॉक्स को आप फोकस के लिए ग्रीन कर लें, सही है जी। अच्छा, मैंने कहा सर ये कुछ हिसाब किताब है, सही है जी। अगेन आप ईपीएस निकाल रहे हैं कौन से साल की बच्चों? आपने कहा भाई 2018 की, 30 जून 2018। तो मेरे ईयर एंड का फॉर्मेट क्या है? 1 जुलाई 2017 से लेके 30 जून 2018। और एक बोनस इशू हुआ है ईयर एंड के बाद, तो हमने कहा ये बात हम समझ लेते हैं। यहाँ पर ये आ गया, ये हिसाब किताब है कुछ अभी जो आपकी स्क्रीन पे क्लैरिटी के साथ आ रहा है। अच्छा, एक आम इंसान देखेगा वो बोलेगा कि भाई क्योंकि ये बोनस ईयर एंड के बाद इशू हुआ है तो ये बोनस की अकाउंटिंग ईयर एंड के बाद होगी। और मैं भी अल्लाह की कसम खा रहा हूं कि आप जब अकाउंटिंग करेंगे तो ये एंट्री आप बनाएंगे कौन सी, जो अभी मैं बनाने लगा हूं यहां पर, इसको इधर कर लेते हैं और यहां से उठा के ले जाएंगे। अच्छा, एंट्री बनाएंगे आप कौन सी सर? आप एंट्री बनाएंगे यहां पर रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, सही है जी। XYZ अमाउंट है, सही जी, XYZ अमाउंट है। अच्छा, मैं कह रहा हूं ये वाली एंट्री इसको उठाना पड़ेगा यहां से। अच्छा भाई, और हमने कहा पहले तो हम इसको अच्छे से करने के लिए ग्रिड लाइंस को हटा देते हैं। यहाँ पे अगर हम चलें जी, ये मतलब ऐसे ही आएगा, इसको हटा देते हैं। अच्छा सर, आपने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। अगेन कह रहा हूँ, मैं फिर क्लैरिटी के लिए कह रहा हूँ कि अगेन ये जो रिटेन अर्निंग और शेयर कैपिटल वाली जो आप एंट्री है ये कब बनाएंगे सर? ये बनाएंगे 2019 के ईयर एंड में, यानी 2019 मतलब जुलाई 1 2018 से लेके 30 जून 2019, ये एंट्री इस स्पैन ऑफ टाइम में बनेगी, सही है जी। मैं फिर क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ, ये एंट्री इस स्पैन ऑफ टाइम में बनेगी कि बेसिकली आपका ये जो बोनस इशू हुआ है, ये जो बोनस इशू हुआ है सर, ये बोनस इशू हुआ है ईयर एंड के बाद। ये तो हो गई अकाउंटिंग, बट ईपीएस के लिए, अर्निंग पर शेयर के लिए आपको स्टैंडर्ड IAS 33 ये कह रहा है कि अगर आपका बोनस इशू हुआ हो ईयर एंड के बाद, यानी जहां पे आपको दिख रहा है ईयर एंड के बाद हुआ है। अच्छा, ईयर एंड के बाद अगर आपका बोनस इशू हुआ है बच्चों और अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से पहले हुआ है, मतलब अभी अवाम के अंदर, पब्लिक के अंदर ये अकाउंट्स गए नहीं हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, पब्लिक के अंदर, अवाम के अंदर ये अकाउंट्स नहीं गए, तो वो कह रहा है कि भाई जब भी ऐसे हालात वाकयात हो तो अकाउंटिंग में एक्चुअल में ये बोनस इशू जो होगा ईयर एंड के बाद ही होगा। बट आप जब ईपीएस को कैलकुलेट करेंगे, जब आप ईपीएस कैलकुलेट कर लेंगे तो आप ये कहेंगे कि भाई ये टेक्निकली, इसके लिए हम एक एप्रोप्रिएट ये उठा लेते हैं। वो कह रहा है जब आप सर ईपीएस कैलकुलेट करेंगे तो ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए आप समझना ये बोनस इशू हुआ था 2018 में। अगेन तो यानी ये 10% वाला जो फैक्टर है, ये 10% वाले को भी मैं हाईलाइट कर लेता हूं। ये 10% वाला जो फैक्टर है, आप इस बोनस को ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए 2018 में ही कंसिडर करना। इसकी लॉजिक दे रहा हूं मैं, अभी दे रहा हूं, 2-5 मिनट रुक जाए, मैं दे रहा हूं, पर खाली पहले मैंने आपको एक फ्रेमवर्क समझाया। फ्रेमवर्क क्या है कि भाई ईयर एंड के बाद और अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से पहले, वापस ईयर एंड के बाद और अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से पहले अगर कोई बोनस है तो असल में उसकी एंट्री तो ईयर एंड के बाद ही बनेगी और नंबर ऑफ शेयर्स भी ईयर एंड के बाद ही इशू होंगे इन एक्चुअल। बट अगर आप ईपीएस की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इस बोनस को आप समझेंगे कि ये 2018 में ही इशू हुआ है।
तो इसकी अकाउंटिंग टेक्निकली यहां होगी, यानी अकाउंट फॉर, यहां पे लिख देता हूं मैं आपके लिए, अकाउंट फॉर दिस बोनस इन ईयर 2018। क्यों का जवाब अभी मैं आपको दे देता हूं, क्यों का जवाब मैं अभी आपको दे रहा हूं, पर पहले आपने ये समझना है जो मैंने आपको ये बात पूरी कहानी बताई है, सही है जी। पूरी कहानी ये है कि ईयर एंड के बाद और अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से पहले अगर कोई बोनस इशू हुआ है तो ईयर एंड के बाद हुआ है इवन, और अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से पहले हुआ है, तो एक्चुअल में शेयर्स कब इशू होंगे, ईयर एंड के बाद। बट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेटिंग ईपीएस आप बोलेंगे ये बोनस, ईपीएस के लिए सिर्फ कह रहा हूं, अगेन एंड अगेन एम्फेसाइज कर रहा हूं ईपीएस के लिए, आप बोलेंगे ये बोनस इशू 2018 के अंदर हुआ है। क्यों का जवाब अभी दे रहे हैं, पहले इसको हम सही कर लें। चलें जी, ये बात तो हो गई तय। यहां पे अब क्यों का जवाब देने लगा हूं मैं, फोकस होकर देखिएगा भाई। क्यों का जवाब ये है कि लोगों ने क्या करना शुरू किया, क्योंकि आपको तो ये बात पता है ना, आपको तो ये बखूबी बात पता है कि भाई मेरे अकाउंट्स यहाँ पे अप्रूव होंगे अकाउंट्स ऑथराइजेशन के अंदर, ऐसा ही अकाउंट्स ऑथराइजेशन के अंदर। अच्छा, लोगों ने क्या करना शुरू किया, लोगों ने कहा कि भाई अगर हम बोनस ईयर एंड से पहले इशू करते हैं, बहुत टेक्निकल बात है इसलिए सुकून से समझना भाई, लोगों ने करना ये शुरू किया, लोगों को पता लगा कि अगर हम ये जो बोनस है ईयर एंड से पहले करते, तो ईयर एंड से पहले अगर बोनस करते तो टेक्निकली मेरे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते, ईपीएस कम हो जाती, बात समझ आती है। पर अगर मैं कहूँ आपको कि अगर बोनस इशू ईयर एंड से पहले हो जाता तो नंबर ऑफ शेयर्स इन्हांस हो जाते, ईपीएस कम हो जाती, ऐसा ही है। लोगों ने क्या करना शुरू किया, लोगों ने कहा भाई शेयर होल्डर तो हम ही है ना, आप हमें ईयर एंड के पहले के बजाय ईयर एंड के बाद बोनस दे दें। तो कंपनी कह रही है तो ईयर एंड के बाद अगर आपको बोनस शेयर्स देंगे तो बोनस तो आपको ईयर एंड के बाद मिलेगा। बोले हाँ हमें पता है ईयर एंड के बाद मिलेगा, तो फिर ईपीएस पे इंपैक्ट नहीं आएगा। आइडियली नहीं आया करता था क्योंकि ईयर एंड के बाद है। अच्छा, हुआ क्या, यही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, अगेन रिपीट कर रहा हूं, यही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर यहां पे जब अकाउंट ऑथराइजेशन, जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी, यही शेयर होल्डर वहां पे बैठे हुए होंगे और ये बोनस रख के बैठे हुए होंगे। आपको पता है फ्री के शेयर रख के बैठे हुए होंगे। और अकाउंट्स ऑथराइजेशन से पहले, यानी अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से पहले इनकी जेब में ये वाले शेयर्स आ चुके होंगे, फ्री के शेयर्स है ना इनके पास, तो फ्री के आ गए। अब इन्होंने देखा यार अवाम देख रही है, मार्केट देख रही है कि अवाम देख के ये कह रही है कि यार वाह यार इस कंपनी की तो अर्निंग पर शेयर इतनी ज़्यादा है, तो इसके कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए। जैसे ही डिमांड मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स की इन्हांस हुई, कंपनी की प्राइस ऊपर चली गई। पर अगेन ये 2 नंबरी थी, अगेन ये मैनिपुलेशन थी, तो अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। तो ऐसी बात है, मार्केट में जैसी हाइप हुई, इस शेयर होल्डर ने क्या किया, अपने बोनस वाले शेयर्स किसी और को उठा के बेच दिए। इसको तो पता था इसको तो फ्री में मिले, और मार्केट में ये इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट भी नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने गेम किया। गेम क्या किया, अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से पहले, अगेन रिपीट कर रहा हूं, वापस से मेरी बात को सुनना, अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से पहले और ईयर एंड के बाद बोनस इशू करवा दिया। अच्छा, जब अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से पहले और ईयर एंड के बाद बोनस इशू करा दिया, तो टेक्निकली ये असल में नंबर ऑफ शेयर्स तो नेक्स्ट ईयर इशू होंगे ना, तो ये लोग नेक्स्ट ईयर इशू करा के जेब में लेके बैठ गए, क्योंकि एंट्री कंपनी ने ईयर एंड के बाद बनाई होगी, एंट्री कंपनी ने ईयर एंड के बाद बनाई होगी। असल में नंबर ऑफ शेयर्स अल्लाह की कसम ईयर एंड के बाद इशू होंगे। पर स्टैंडर्ड जिसने बनाया उसको ये बात पता थी। स्टैंडर्ड ने ये कहा सही है आप इसकी अकाउंटिंग एंट्री बाद में करें, क्योंकि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ये इवेंट हुआ ईयर एंड के बाद है, जस्ट लाइक अ फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड भी जब ईयर एंड के बाद इशू होता है, क्योंकि वो तो अप्रूव होता है ना एजीएम में, तो जब अप्रूव हो जाता है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव कर लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मिनट्स के अंदर, तो आप मुझे एक बात बताएं वो कब अकाउंट फॉर होता है, 18 में या 19 में? भाई अगले साल होगा, क्योंकि आप कहते हैं ना फाइनल डिविडेंड ऑफ 2018 विल बी पार्क्ड इन 2019। क्यों होता है वो? क्योंकि ईयर एंड के बाद होता है। भाई ये भी ईयर एंड के बाद ही है, इसकी एंट्री भी अल्लाह की कसम ईयर एंड के बाद बनेगी। बट as far as your EPS is concerned, अर्निंग पर शेयर के अंदर सिर्फ बोनस के लिए अगर ये हरकत करोगे अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से पहले, तो अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से पहले अगर ये हरकत हुई और ईयर एंड के बाद हुई, तो आप बोलेंगे कि ये बोनस टेक्निकली 2018 में दिया गया था। पता है इससे होगा क्या? इससे होगा ये, जब ये बोनस का फैक्टर आप इस साल ले आएंगे तो ये नंबर ऑफ शेयर्स में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो जब ये नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो ईपीएस के अंदर इसका इंपैक्ट आ जाएगा। अब बोलता है जो करना है करो, अब बोलता है जो करना है करो। अब मार्केट इसको इस नजरिए से देखेगी, अब अगेन रिपीट कर रहा हूं, मार्केट इसको इस नजरिए से देखेगी कि बोनस के इंपैक्ट के बाद अर्निंग्स कितनी है, ताकि यह बिला वजह का फायदा। देखो बात क्या है, बात यह है कि बिला वजह का फायदा नहीं होना चाहिए, बात है कि जेन्युइन परफॉर्मेंस दिखाओ।
यहां पे आप ईयर एंड के बाद बोनस इशू करा के अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से पहले अपनी जेब में नंबर ऑफ शेयर्स लेके बैठे हुए। बात समझ आ रही है? तो इसलिए ये इवेंट, इसको मैं कहूंगा एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट का मतलब ये है कि एज फार एज सिर्फ ईपीएस इज कंसर्न, ये बोनस आप कहेंगे 2018 में इशू हुआ है। आई होप आपको ओवरऑल कहानी क्लियर हो गई होगी। सही है जी। अगेन आपको पता लगे कि ईयर एंड के बाद एक बोनस इशू हुआ है। आपने सवाल करना है अपने आप से कि अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से पहले हुआ है। अगर अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से ये पहले हुआ है तो आप कहेंगे इवन दो ईयर एंड के बाद हुआ है, ईपीएस के लिए मैं इसको 2018 में ही कंसिडर करूंगा, ताकि कोई मैनिपुलेशन और दो नंबरी और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मार्केट में ना जाए। बात क्लियर है? अच्छा, अब एक और सवाल आएगा आपके दिमाग में, सर जब मैं अगले साल की ईपीएस निकालूंगा, अगले साल की ईपीएस निकालूंगा 2019 की, तो ओपनिंग शेयर्स के अंदर ये बोनस होगा? ओपनिंग शेयर्स के अंदर नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल में इशू नहीं हुए थे, ये ओपनिंग शेयर्स के अंदर नहीं होगा। पर आप जब बोनस निकालेंगे तो बोनस इसके अंदर ऐड करेंगे। अगले साल की बात कर रहा हूं, यानी आप जब 2019 की ईपीएस निकालेंगे, यानी जुलाई 1 2018 से लेके 30 जून 2019 तक, तो ओपनिंग के अंदर ये 10% वाले शेयर्स नहीं होंगे, आप इसको अलग से ऐड करेंगे। तो पिछले साल क्या किया था? सिर्फ ईपीएस निकालने के लिए। अब आपका सवाल जो डायरेक्शन वाला सवाल होना चाहिए वो ये होना चाहिए, तो सर बोनस की वजह से लास्ट ईयर की ईपीएस रीस्टेट होती है ना, तो क्या अब आप लोग इस 10% की वजह से 2018 की ईपीएस रीस्टेट करेंगे? नो, नेवर, क्योंकि ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुका था। तो ईपीएस रीस्टेट नहीं होगी इस वजह से, क्योंकि ऑलरेडी शामिल है। तो आई होप मैंने आपको सारे इफ एंड बट्स क्लियर कर दिए हैं, तो उसको सुकून से समझना। अगेन ईयर एंड 2018 है, ईपीएस निकल रही है 2018 की। इसके बाद जो भी चीज़ होती है वो हम यहाँ पे नहीं लेके आते, एक्सेप्ट बोनस। अगर बोनस इशू है ईयर एंड के बाद हुआ है और अकाउंट्स की ऑथराइजेशन एजीएम से पहले हुआ है, तो आप उस बोनस को बोलेंगे वो 2018 में इनकॉर्पोरेट कर लो एज फार एज ईपीएस इज कंसर्न। असल में इशू कब होंगे? 2019 में ही होंगे। खैर, जब अगर मैं 2019 की ईपीएस निकालूं तो बाखुदा ये ओपनिंग के अंदर नहीं होंगे, क्योंकि इशू ही नहीं हुए। तो पिछले साल क्या किया था? सिर्फ ईपीएस में डाले थे भाई, सिर्फ ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए डाले थे, ताकि मैनिपुलेशन खत्म हो जाए। खैर, जब आपने 2019 की ईपीएस निकाली, ओपनिंग में नहीं है, तो ओपनिंग पे इसका फैक्टर लग जाएगा। सही है जी। अब ये बोनस शामिल हो गया, ईपीएस निकाल ली। पर अब जब आप लास्ट ईयर 2018 की ईपीएस को रीस्टेट करेंगे तो उसके अंदर ये 10% ऑलरेडी होगा, तो इसकी वजह से रीस्टेट नहीं करना। इसके अलावा अगर बोनस हुआ जो सितंबर 8 2018 के बाद हुआ, उससे कर लेना, उसमें कोई पंगा नहीं है। तो सर दिस वाज ऑल अबाउट एडजस्टिंग इवेंट कॉन्सेप्ट, कि अगर ईयर एंड के बाद बोनस इशू हो और अकाउंट्स की ऑथराइजेशन से पहले हो, तो आप इसको बखूबी अकाउंट फॉर कर लेना, जो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब इसी को यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। सही है जी, इसी को यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। खैर, हमने ये कहा कि सर आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है भाई? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया हुआ है 6 मिलियन का, ये आ गया जी। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद आपने कहा कि सर इसमें से लेस करते हैं क्यूमुलेटिव का रिटर्न। अच्छा, पर हम देखें बाकी डिक्लेरेशन हुई है, तो सर हमने कहा नो डिक्लेरेशन हैज़ बीन मेड ड्यूरिंग ऑफ एनी डिविडेंड फॉर एनी क्लास ऑफ शेयर होल्डर, कोई भी डिक्लेरेशन नहीं। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ नॉन क्यूमुलेटिव तो माइनस होगा ही नहीं। सिर्फ क्या माइनस होगा सर? ये क्यूमुलेटिव वाला। तो हमने कहा 2 मिलियन पे 10%, देख लेते हैं 2 मिलियन पे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं 10%, तो मैं आ गया यहाँ पे 2 मिलियन पे 10% हो गया ये, तो ये आ गई हमारी अमाउंट, ये वाली 5.8 मिलियन। ये आ गया प्रॉफिट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। सही है जी, प्रॉफिट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। खैर, अब वी हैव टू वर्क ऑन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। पर इसके लिए बिफोर वी मूव फर्दर मुझे काम ये करना है कि सर मुझे राइट एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है। अच्छा, पहले राइट कौन सी डेट पे इशू हुआ है? प्रीमियम ऑफ ऑन अक्टूबर 1 2017, अक्टूबर 1 2017 पे राइट इशू हुआ है कितने परसेंट का? 20% का। परसेंटेज का ख्याल रख लेते हैं। सही जी। अब मुझे निकालनी है कौन सी प्राइस? एक्स राइट प्राइस। अच्छा, मार्केट में एक शेयर, सही है जी, यहाँ पे शेयर आ गया, यहाँ पे प्राइस आ गई, सही जी, यहाँ पे आ गया टोटल। हमने तो एक एक शेयर पे सीखा हुआ है ना। अच्छा, मार्केट में एक शेयर बिफोर राइट इशू कितने का है सर? आपने कहा 20 का है।
सही जी, मैं अगेन चेक कर लेता हूँ ताकि इसमें गलती की गुंजाइश ना हो। सही है, मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ इशू वॉज 20 पर शेयर। तो मैंने कहा कि भाई 20 पर शेयर ये आ गया, तो आपने जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया। जिसके पास एक शेयर होगा उसको राइट मिलेगा कितने परसेंट का, 20% का। तो हमने कहा भाई एक एक शेयर पे कर लें, शेयर्स के वेट इसमें पार्क ना करें। क्या मसला है सर? 12.5 मुझे याद है, मैंने ही कहा था 12.5 पर। अगेन चेक कर लेते हैं, याददाश्त पे भरोसा नहीं करते। ये कहा सर 2.5 के प्रीमियम पे 12.5 आ गया। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको सम किया, इसको सम किया। हमने कहा कि सर अगर मैं एक्स राइट प्राइस निकालूं तो आपने कहा इसको आप डिवाइड कर दें इससे, यानी आफ्टर राइट इशू वाली ओवरऑल प्राइस और ओवरऑल शेयर्स। तो आपने कहा कि सर 18.8 इज़ योर एक्स राइट प्राइस। 18.75 आ रहा है, ओके जी, एग्जैक्ट आ रहा है। तो 18.75 इज़ योर एक्स राइट प्राइस। तो सर इसका बोनस फैक्टर निकालना है। बोनस फैक्टर कैसे निकलता है? मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एक्स राइट, क्योंकि जो कंपनी का नुकसान है वही शेयर होल्डर का फ़ायदा है। तो हमने कहा मार्केट प्राइस कितनी है, ये है, ये आ गई ये। तो आपने जब इसको इससे डिवाइड किया तो आपके पास टेक्निकली 1.07 यानी टेक्निकली 7% का कंपनी का नुकसान है और उनका फ़ायदा है। तो हमने कहा भाई ये तो कहानी हो गई कब की? अक्टूबर की। इसके बाद सर आपने 20% बोनस इशू किया है जनवरी के अंदर, इसी ईयर एंड के अंदर। तो जनवरी 1 2018 पे सही है जी, आपने बोनस इशू किया है 1.20 का। तो ये फैक्टर आ गया। अच्छा भाई, इसके बाद आपने कहा कि सर एक बोनस और है, एक बोनस और है। 10% बोनस शेयर वर इशूड ऑन August 1 यानी ईयर एंड के बाद है। वैसे तो हम तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचेंगे इसको पार्क करेंगे, बट अगेन एज फार एज EPS इज कंसर्न ओनली आप इसको इसी साल में ले लेंगे। बात क्लियर? पर एक्चुअल में ये शेयर इशू नहीं हो रहे, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि सर आपके पास August 1 2018 लिख भी देता हूँ आफ्टर ईयर एंड, लिख भी दिया यहाँ पे आफ्टर ईयर एंड। कितना है? 1.10। चेक कर लेते हैं, 10% ही है। यस 10% ही, मुझे इसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। खैर, अब मैंने कहा ओपनिंग शेयर्स कितने हैं भाईजान आपके? सर ओपनिंग शेयर्स आपके हैं 4 लाख। मैंने यहाँ पे 4 लाख शेयर्स रखे। अच्छा, 4 लाख शेयर्स में से आपने कहा इसके ऊपर ये राइट वाला बोनस मिलेगा। तो आपने कहा 20 डिवाइडेड बाय 18.75 इन एक्चुअल आंसर आ जाएगा। सही है। फिर आपने कहा इस पे 1.20 भी मिलेगा और ये जो भी हैं इन सब पे 1.10 भी मिलेगा और ये आ गया 12/12। तो सही, ये इक्वेशन माशाल्लाह मतलब बहुत बड़ी हो गई है। तो 4 लाख इंटू, मेरे पास तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, इंटू 1.2, सही है जी, और इनटू दिस। तो आपने कहा ये जो भी है ये आ जाएगा 12/12। तो आपके पास 563,200, ये आपके पास क्या आ गया सर? ये आपके पास आ गया है टेक्निकली इंक्लूसिव ऑफ सारे बोनसेस, चाहे राइट वाला बोनस हो, चाहे उसके बाद 20% वाला बोनस हो, और इन सब के ऊपर जो 10% वाला बोनस हो, सब इंक्लूसिव हुआ है क्योंकि 1+ अप्रोच पे गया हूँ मैं आगे। फिर आपने कहा ओपनिंग के बाद कोई फर्दर इशू नहीं है, बट येस देयर इज़ अ राइट इशू। और राइट इशू के ऊपर, क्योंकि राइट के बाद बोनस है ना, तो सब पे मिलेगा। तो राइट 20% का है। 4 लाख शेयर्स पे अगर मैं 20% का राइट दूं तो आपने कहा 4 लाख शेयर्स 400K शेयर्स इनटू 20%। तो आपने कहा सर ये आ गया 80,000। मैं चेक भी कर लेता हूँ यहाँ पे। आपने कहा 4 लाख शेयर्स इंटू 20%, 80,000 शेयर्स हैं। पर सर आपको क्या ये बात पता है कि 80,000 शेयर्स की जो आप बात कर रहे हैं वो 80,000 शेयर्स पूरे राइट शेयर्स हैं। इसका बोनस 20/18.75 पे पार्क हो चुका है, बोनस ऊपर जा चुका है। सही है जी। तो इसमें से मुझे कौन से चाहिए? पैसों वाले शेयर्स। तो आपने कहा भाई पैसे कितने हैं? 12.50। अच्छा, जब ये बच्चों पैसे आपके पास 12.50 आए तो अगर ये मार्केट में इशू करने जाते तो 18.75 का एक इशू होता। ऐसा ही है, ये रहा एक्स राइट प्राइस। और मैंने कहा ये जो पैसों वाले शेयर्स आ गए इस पे भी 1.20 का बोनस मिलेगा और 1.10 का जो 10% का बोनस है वो भी इंक्लूड कर दें। अब अगेन देख लेते हैं ये राइट इशू कब हुआ था। सही हुआ था अक्टूबर में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 ये हो गए और 6 हो गए, कितने? 9 महीने। तो हमने कहा कि सर ये आ गया 9/12।
12। तो अगर मैं इसको आगे घसीट लूँ, सही है जी, और मैंने कहा कि सर यहाँ पे 4 लाख इंटू 20% 80,000 आ गया। 80,000 के लिए मुझे पैसे कितने मिलेंगे 12.5, और अगर ये मार्केट में बेचने जाता तो 18.75। सही है जी, इसको यहाँ से उठा लेते हैं, ये रहा 18.75। इस पे आपको एक ये बोनस देना है और ये बोनस देना, और जो भी इस पे देना है वो सब 9/12 है। तो आ गया सर ये 52,800 एग्जैक्ट आ गया, क्योंकि हमने एक्यूरेसी पे लेके गए। तो हमारे पास जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो आ गया 616,000 के। अच्छा भाई, ये आ गया हमारे पास 616,000 के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। अब हम सर यहाँ पे काम कर सकते हैं अर्निंग्स और नंबर ऑफ शेयर्स, और हमने कहा यहाँ पे आ गई ईपीएस। तो आपने कहा कि सर अगर मैं बेसिक ईपीएस की बात करूँ तो बेसिक ईपीएस के लिए द अर्निंग्स विच आई हैव गॉट इज दिस, और नंबर ऑफ शेयर्स भी ये आ गया। याद रखिएगा इसके अंदर वो 10% का बोनस भी है जो ईयर एंड के बाद हुआ है, बट क्योंकि मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए इसलिए हमने उसको यहाँ पे घसीटा है, उसकी असल में शेयर की इशुएंस नहीं हुई होगी। सही जी, इन ऑर्डर टू अवॉइड मैनिपुलेशन मैंने ये किया है। तो सर इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो मेरी ईपीएस आ गई 9.2 की। अब मेरे पास पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले मुझे बताओ, क्या आप लोगों ने इररिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे जो देखा था, क्या ये कन्वर्टेबल हैं? यस सर, कन्वर्टेबल इनटू 20 ऑर्डिनरी शेयर्स, और इसका रिटर्न आपने माइनस किया था, ऊपर से माइनस किया था, तो हमेशा ऐड बैक करेंगे। तो आपने कहा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर ये साल के शुरू में कन्वर्ट हो जाते तो इतने की बचत हो जाती? तो मैंने कहा जब इतने की बचत हो जाती, इतने की जब बचत हो जाती तो आपने कहा इतने से मेरे जो अर्निंग्स हैं उसमें बचत हो जाती, पर ये डिविडेंड की बचत होती, ना कि इनकम की या एक्सपेंस की। ऐसा ही है, तो उस पर टैक्स इंपैक्ट नहीं आएगा, उसमें मैं टैक्स इंपैक्ट ले भी नहीं रहा। तो हमने कहा ये बात हो गई। फिर आपने कहा नंबर ऑफ शेयर्स देख लें सर, क्या हिसाब किताब है? उसने कहा है कि भाई 20 ऑर्डिनरी शेयर्स में, तो अगर मैं 2 मिलियन को डिवाइड करूं, सही है जी, 100 से, क्योंकि एक था ना, तो कितने हो गए सर? 20,000 इररिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और एक कन्वर्ट होगा कितने में? 20 में। तो हमने कहा ये आ गया 4 लाख। तो मैंने कहा अर्निंग्स ये हो जाती, नंबर ऑफ शेयर्स ये हो जाते, तो आपके पास ईपीएस डाइल्यूट होके इतनी रह जाती है अगर ये एक्सरसाइज कर लेते। तो हमने कहा डाइल्यूटेड ईपीएस। सर इसके अलावा भी है, इसके अलावा भी एक साथ नहीं करना, अलग अलग इंपैक्ट दिखाना होता है आपको, वहाँ अलग अलग इंपैक्ट। आगे फिर आपने कहा कि भाई नॉन क्यूमुलेटिव। सर ये जो नॉन क्यूमुलेटिव है, क्या ये भी कन्वर्टेबल है? भाई ऊपर लिखा हुआ है, पर अगेन इसका अर्निंग्स का इंपैक्ट नहीं है, रीजन बीइंग कोई डिक्लेरेशन नहीं है, तो आपने कुछ माइनस ही नहीं किया, तो बचत किस चीज़ की होगी इस बार? भाई आप तो ईपीएस फॉर द ईयर निकालते हैं। और मैंने कहा नंबर ऑफ शेयर्स देखते हैं। सर ये 1.5 मिलियन है, 100 रुपये का एक है, तो ये कुल मिला के हो गया। कुल मिला के जब मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 15,000। जैसे ऊपर 2 मिलियन को डिवाइड किया था, ऊपर अगर मैं देख लूँ तो 20,000 आया था मेरे पास, ऐसा ही है। तो अगर मैं यहाँ पर 1.5 मिलियन करूँ तो ये आ गया मेरे पास 150, और ये कितना आ गया? 15,000। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ ये 15,000 तो मेरे पास इररिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है। ये ऑर्डिनरी शेयर्स कितने इशू होंगे इसके अगेंस्ट में? ये रहा 12% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेबल इनटू 14 ऑर्डिनरी शेयर्स। तो हमने कहा भाई ये आ गया 14 ऑर्डिनरी शेयर्स। तो आपने कहा भाई 14 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे तो इससे तो ईपीएस और गिर जाएगी, क्योंकि ये भी शराकत दारी में हिस्सा लेते, तो ये भी डाइल्यूटेड ईपीएस आ गई। इसमें हमने ऐड कहा रिडीमेबल, पर सर अब जो सेविंग होती बच्चों वो इंटरेस्ट की होती। तो अगर मैं सवाल में गया और मैंने देखा इसके ऊपर 3 मिलियन की हमने अमाउंट ली हुई है, और इसके ऊपर तो भाई इंटरेस्ट तो दिया ही होगा ना, कितने परसेंट का? 15% का। ये रहा सर, मैंने यहाँ पे कहते हैं 3 मिलियन इंटू 15%, पर याद करें इसमें लिख के दिया हुआ था कि ये इशू कब हुए हैं? अक्टूबर में। तो सर इसके अंदर कितने महीने का इंटरेस्ट होगा? 9 महीने का। ये तो आ गया इंटरेस्ट 3,37,500, ये इंटरेस्ट की बचत होगी। पर इस पर जब इंटरेस्ट की बचत होगी तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। ऊपर डिविडेंड था तो डिविडेंड ऑलरेडी आफ्टर टैक्स था, ये तो इनकम है, इनकम बनती तो टैक्स भी देता। तो नेट सेविंग कितनी है? तो आपने कहा सर 75%।
तो ये आ गया आपके पास। आपने कहा सर जब मैं इसको ऐड कर लूँ, तो ये कहानी बन गई। सर सिर्फ सेविंग होती है, नंबर ऑफ शेयर्स में भी पार्टिसिपेशन होती है। सर नंबर ऑफ शेयर्स में भी पार्टिसिपेशन होती है, मैक्सिमम कितने महीने की? 9 महीने की। तो मैंने ये कहा कि भाई 16 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्टेबल हैं, तो 3 मिलियन को 100 से डिवाइड करूं। सही है जी। हमने कहा 3 मिलियन को 100 से डिवाइड किया तो 30,000 आ गया। और ये कितने में कन्वर्टेबल है? 14 में। चेक कर लेते हैं एक बार। सर ये 14 ऑर्डिनरी रिडीमेबल है, देखो देख लिया, शुक्र 16 है ये। अच्छा ऊपर 14 ही लिया हुआ है और उसके ऊपर 20 लिया हुआ है, ताकि आंसर में कोई मसला नहीं होना चाहिए। 14 और 16। अच्छा खैर, पर ये कन्वर्ट भी हो जाते तो मैक्सिमम के साल के शुरू से होते नहीं, ये मैक्सिमम भी तो कन्वर्ट होते तो अक्टूबर से होते, तो ये आउटस्टैंडिंग यहाँ रहते 9 महीने, जो कि रियलिस्टिक पिक्चर है। सही है जी। हमने कहा जब इसको इसमें ऐड करवाया तो इसको आप इससे डिवाइड करें। ओहो, तो अगर भाई ये तो हमने शेयर होल्डर को आगाही दे दी है कि अगर ये सारी चौरंगियाँ कन्वर्ट हो जाती तो ईपीएस यहाँ पे आ जाती, तो आगे मोहताज है ना, तो आपकी डाइल्यूटेड ईपीएस जो रिपोर्ट होगी वो होगी 3.94। आई होप सर यू ऑल हैव गॉट द कॉन्सेप्ट अबाउट कि अगर ईयर एंड के बाद बोनस इशू हो और एजीएम से पहले हो तो उसका क्या करना है और इस वाली सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। ये कॉम्प्रिहेंसिव सवाल तुम लोगों के लिए बनाया था, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। जज़ाकल्लाह।